हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने कुछ सामान्य अध्ययन के इतिहास विषय के कुछ प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मांडी है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर नगर में स्थित है, मुजफ्फरपुर नगर में। मुजफ्फरनगर में स्थित है, मुजफ्फरनगर में स्थित है उत्तर प्रदेश में मांडी। और उत्तर प्रदेश में एक स्थल और है हुलास, ये भी सिंधु सभ्यता का स्थल हुलास। और एक स्थल उत्तर प्रदेश में और है मेरठ जिले में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, सबसे पूर्वी स्थल भी है। आलमगीरपुर मेरठ में है, मेरठ में, और हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। हिंडन नदी जो है, ये जो है यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी। तो आलमगीरपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीर्थंकर हैं जैन धर्म के और इनका निर्माण स्थल है। बताना है कहाँ किसका निर्माण स्थल है। तो जो ऋषभनाथ ये प्रथम जैन तीर्थंकर है। और इनका जो इसमें पूछा गया लिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो 4 में 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऋषभनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर हैं। इनका कहाँ है निर्माण स्थल? इनका है अष्टापद, सही है, अष्टापद सही है। दूसरे वासपूज्य जो है ये समेत शिखर इनका नहीं। वासपूज्य का जो है इनका निर्माण स्थल है चंपापुरी, चंपापुरी। इसको हम चंपा के नाम से भी जानते हैं, चंपापुरी कहा जाए या चंपा भी कहा जाता है। चंपापुरी वही है, अंग महाजनपद की राजधानी थी, वही चंपापुरी है, अंग की राजधानी, अंग जनपद की राजधानी हुआ करती थी, वही चंपापुरी है। और वासपूज्य जो है 12वें तीर्थंकर थे, वासपूज्य 12वें नंबर के तीर्थंकर। दूसरा अगले हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ से संबंधित उज्जैन पर्वत या गिरनार पर्वत भी कहते हैं, गिरनार पर्वत, ये गुजरात में, ये सही है इनका मैचिंग। गिरनार पर्वत सही है, उज्जैन तक गिरनार पर्वत सही है। हेम इनका जो है नेमिनाथ का उज्जैन सही है। नेमिनाथ के प्रतीक चिन्ह हम बता दें, प्रतीक चिन्ह शंख है, बाकी के आप लोग देख लीजिएगा। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। महावीर का सिंह है, ये भी देख लीजिएगा। और महावीर का जो निर्माण स्थल है ये है पावापुरी, ये सही है, पावापुरी ये सही है। समेत शिखर जो है जैन धर्म का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है। और ये समेत शिखर ये जो है जैन धर्म का ही इनका प्रमुख तीर्थ स्थान है। और पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पारसनाथ पहाड़ी पर। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में। तो झारखंड में स्थित है पारसनाथ पहाड़ी पर समेत शिखर स्थित है झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, और जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का जन्म तो आप लोग जानते हैं, वैशाली के कुंजग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंजग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली के कुंजग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वैशाली के
कुंडगामी। और ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पावापुरी, पावापुरी जो है इनका जहाँ निर्माण प्राप्त हुआ है नालंदा में है, बिहार के नालंदा राज्य में है। नालंदा राज्य में है पावापुरी, नालंदा राज्य में। और ये बात है कि जो ये ऋषभदेव, ऋषभनाथ या ऋषभदेव जो हैं, ये नेमिनाथ और ऋषभदेव, नेमिनाथ और ऋषभदेव का जो है, नेमिनाथ और ऋषभदेव, इन दो लोगों का जो उल्लेख कहाँ मिलता है? इन दो लोगों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इन दो लोगों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, सातवाहन शासक प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा कथन है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो मौर्य काल का जब पतन हुआ, मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में जो है, मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में सातवाहनों का ही सत्ता जो है स्थापित हुई। और इसमें जो है एक शासक थे इनके, गौतमीपुत्र सातकर्णी नाम के, जिन्होंने इस वंश को शिखर पर पहुंचा दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने इस वंश को जो है शिखर पर पहुंचाने का काम किया, इस वंश की सत्ता को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो सातवाहनों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया था। सातवाहनों ने जो है प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया था। इनके एक शासक थे, सातवाहन राजा थे एक हाल ने जो है प्राकृत भाषा में एक रचना की थी, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। तो सातवाहन राजा हाल की ये रचना है, हाल की, इन्होंने प्राकृत भाषा में की थी। और दूसरा है जो सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो सातवाहनों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष पर भी अधिक बल दिया था। स्थापत्य कला और चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष पर भी अधिक बल दिया था, प्रोत्साहन दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। बी ऑप्शन सही है इसका, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ शासक है और राज्य, मैचिंग करनी है हमको। पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राणा हमीर मेवाड़ सही है, राणा हमीर मेवाड़ सही है। राणा चुंडा मारवाड़ ये भी सही है। तो ए सही है, बी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मलिक रजा फारूकी वंश खानदेश ये भी सही है। फारूकी वंश खानदेश ये भी सही है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां, इनका जो है मालवा नहीं है, जौनपुर। इनका जो शासक थे, कहाँ के थे शासक? ये शासक थे, ये शासक थे जौनपुर के। मलिक ख्वाजा सरवर ख्वाजा जहां, ये थे जौनपुर के। तो इसका सही आंसर होगा डी जवाब प्रश्न का, और इसका सही जो मैचिंग होगी जौनपुर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हुए रचयिता। इनमें से हमको मैचिंग करनी है, मिलाना है कौन से ग्रंथ कौन से रचयिता इसके सही होगी। तो एक तरफ है ग्रंथ है रागमाला। रागमाला के जो रचयिता है पुंडरीक विट्ठल है। रागमाला के जो रचयिता है पुंडरीक विट्ठल। ए को मिलाइए 3 से। अब ए को 3 से मिलाते हैं, देखिए एक ही से मिल गया, क्योंकि ए का 3 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो एक ऑप्शन अगर पता होता रागमाला पुंडरीक विट्ठल तो सही हो जाता। चलिए बाकी को भी मिला लेते हैं। बी को 4 से मिला दीजिए। रस कौमुदी श्रीकंठ, रस कौमुदी श्रीकंठ। राग विबोध को मिलाएंगे सी को 1 से।
मतलब कि सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका मिलेगा वेंकट रमन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, दिए गए हैं दो, इसमें एक कारण है, एक कथन है। अभी कथन है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था और इसका जो कारण है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें दोनों सही है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था और दूसरा जो कारण भी इसका केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर थी। मुगल साम्राज्य जो था सैनिक शक्ति पर आधारित थी, एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी और उसका नियंत्रण, जो संतुलन का प्रभावी समायोजन है, वो सैनिक व्यवस्था ही था। इसमें जो है मनसबदारी के माध्यम से सैन्य अधिकारी बेहतर नियंत्रण स्थापित करते थे और मुगल काल में जो सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था, उसको कहते थे मीर बख्शी। मीर बख्शी कहते थे। सैन्य प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे मीर बख्शी। सैन्य प्रशासन के प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। फयावदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका जो है संकलन किसने किया था? इसका संकलन किया था हमीद हसन सिजजी ने। ऑप्शन ए हमीद हसन सिजजी। निजामुद्दीन औलिया जो हैं दिल्ली के सूफी संत थे और इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो ये इसका सही जवाब है लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की थी और लाहौर में एक यहाँ पे तोप कारखाने का भी निर्माण करवाया था। तोप निर्माण कारखाना भी यहीं एक बनवाया था। तोप निर्माण कारखाने का भी जो है स्थापित करा था। ये भी तोप निर्माण कारखाना भी यहीं बनवाया था। रणजीत सिंह ने एक स्थायी सेना रखी थी। रणजीत सिंह की एक स्थायी सेना थी। स्थायी सेना थी इनकी और इसको किस नाम से? फौज ए आइन के नाम से जानते थे। फौज ए आइन के नाम से जानते थे। इनकी स्थायी सेना थी। रणजीत सिंह ने जो है अमृतसर में स्थित जो था हरमिंदर साहब मंदिर को स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है, ये वायकोम सत्याग्रह हम बता दें इसके विषय में थोड़ा पहले, फिर पढ़ते हैं। ये 1924 में हुआ था केरल में हुआ था। केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। यह अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव के विरुद्ध चलाया गया था। तो पहला सही है कि ये जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था और इसका जो आंदोलन का नेतृत्व करता थे टी के माधवन, के केलप्पन, के.पी. केशव मेनन और जो महात्मा गांधी जी ने इसको अपना समर्थन दिया था और 1925 में इस क्षेत्र का दौरा भी किया था। महात्मा गांधी जी ने इसको समर्थन दिया था, 1925 में इस क्षेत्र का दौरा भी किया था। तो इसके दोनों सही हैं, ए और बी बोथ, सी ऑप्शन बोथ दोनों सही है, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार की, 1938 और 1939। 1938 हरिपुरा गुजरात में
गुजरात, और 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश। तो गुजरात और मध्य प्रदेश में इन्होंने अध्यक्षता की। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? बम्बई में। संस्थापक कौन थे इसके? ए.ओ. और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। इनकी स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन थे, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल। 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा, 1926 में नौजवान सभा गठित की गई थी। तो 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो ये नहीं थे अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ये जो नौजवान सभा 1926 में गठित हुई थी, इसके सदस्य थे भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, भगवती चरण बोहरा भी थे। भगवती चरण बोहरा। भगत सिंह इसके जो महामंत्री थे, भगत सिंह थे इसके महामंत्री, और भगवती चरण बोहरा इसके महासचिव बनाए गए थे। अंबिका चक्रवर्ती इससे संबंधित नहीं थे, और ये नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए बनाया गया था नौजवान सभा। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके जो संस्थापक कौन था? पूछा गया संस्थापक कौन था। तो इसकी जो स्थापना होती है 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना होती है, 15 जनवरी 1784 को। और इसके जो सर विलियम जोन्स जो थे इसके संस्थापक थे, और इस समय गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल। और इसका जो उद्देश्य था इस सोसाइटी का, इसका उद्देश्य था जो भारतीय प्राच्य शिक्षा साहित्य है, जो भारतीय साहित्य है भारत का, उसको जो है अनुवाद आंग्ल भाषा में किया जाए। भारतीय साहित्य का अनुवाद किस में किया जाए? आंग्ल भाषा में करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो विभागीय प्रणाली का पूछ रहा है, तो इसमें जो अधिनियम हो जाएगा ये भारत परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश इंडिया के जो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत है, इसी के तहत जो है इसको अधिक बल प्रदान किया गया। और 1861 अधिनियम के समय भारत के जो वायसराय थे, इस अधिनियम के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय भारत के। अब इसको सही क्रम से लगाना है। तो जो शारदा अधिनियम है, ये अधिनियम है 28 सितंबर 1929 का। जो शारदा अधिनियम है 28 सितंबर 1929 का।
नेहरू रिपोर्ट है 1928 की, नेहरू रिपोर्ट है अगस्त 1928 की। डांडी मार्च है नवंबर 1927, सॉरी साइमन कमीशन नवंबर 1927, और डांडी मार्च है 1930, डांडी मार्च 1930। तो इसके जो व्यवस्थित का सबसे पहले घटना हुई है साइमन कमीशन कानून 1927, तो 3 नंबर जोड़ते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर में पहला ही ऑप्शन सही होता है, तो इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि 3 से जिसकी शुरुआत होगी वही सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए पहला। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और 1901 में प्रकाशित हुई। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे और इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे। कौन सा 1924 के षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो M.A. अंसारी शामिल नहीं थे, M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। 1924 का जो षड्यंत्र का मामला है ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था और इसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.S. डांगे भी शामिल थे, S.A. डांगे भी शामिल थे, S.A. डांगे। इसमें M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 चल रहा था, उसी दौरान सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल, इन लोगों के नेतृत्व में 1930 में ही लगभग 25,000 स्वयंसेवक ने धरसना नामक नमक कारखाने पर हमला बोल दिया, धावा बोल दी, जहाँ इन्हें लाठियों से बहुत ज़्यादा पीटा गया। और इस पूरी भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के एक अखबार था न्यू फ्रीमेन, और इसके पत्रकार थे, न्यू फ्रीमेन के पत्रकार का नाम था वेब मिलर। इन्होंने इस पूरी घटना का जो है वर्णन किया था, तो सत्याग्रह के विषय में साल्ट वर्क सत्याग्रह के बारे में किसने जानकर समाचार दिए? वेब मिलर ने। और इनका अखबार कौन से अखबार के पत्रकार थे? न्यू फ्रीमेन के। अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और विलियम हाकिंस आया है 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी एवं व्यापारी था ये, 1608 में आया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी एवं व्यापारी था ये, और ये जहांगीर के समय बात आया था 1660 में। जहांगीर के समय बात आया था। दूसरा है लाल पिच, ये आया था 1583 में, ये आया है 1583 में, और ये आया था अकबर के समय में आया था। तीसरे है टॉमस लो आता है 1614 में, 1614 में भी जहांगीर के समय आता है। और निकोलस डॉल्टन आता है 1613 में। तो चलिए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं हमसे। तो सबसे पहला है 1583 में आता है राल्फ फिच, सबसे 1583 में आता है, मतलब 2 से जो शुरू होगा। और एक ऑप्शन है जो 2 से शुरू होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा ए। तो ये सभी प्रश्न PCS परीक्षा जो 2021 में हुई थी
उसके इतिहास विषय से संबंधित है। इतिहास विषय के प्रश्न पत्र हैं 2021 के। अगले वीडियो में हम भूगोल विषय के प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। 2021 के ही पीसीएस के साल में प्रश्न है। ये पीसीएस 2021 का प्रश्न पत्र है, 2021 का। और ये जो आज हमने क्वेश्चन किए सब केवल इतिहास विषय के थे। अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भूगोल विषय के सारे प्रश्न 2021 के जो आए हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको जल्द ही अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।